लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उस सबसे बड़े घटनाक्रम की खबर से जिसको लेकर लगातार हर दिन सुर्खियां बन रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौरभ शर्मा की, जो आरक्षक रहते हुए अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। महज 12 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि आप और हम सोच ही नहीं सकते हैं। जी हां, तो सौरभ शर्मा को लेकर लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका है, लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, ईडी की तरफ से एक्शन हुआ है और लगातार हर दिन कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सौरभ शर्मा को भोपाल कोर्ट से भी अग्रिम जमानत की जो याचिका थी वो भी खारिज हो चुकी है और इन सब के बीच सवाल कई तरह के हैं। खासतौर पर लोकायुक्त की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ साथ सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि 12 सालों तक कैसे कोई आरक्षक के पद पर रहकर इतनी अकूत संपत्ति एकत्रित कर सकता है। इसके पीछे किसका हाथ है, किसका संरक्षण मिला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और अब तक सिर्फ सौरभ शर्मा का ही जिक्र क्यों हो रहा है, उन अधिकारियों, उन राजनेताओं का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, किससे आखिर खतरा है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उसको बचा कौन रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सौरभ शर्मा के जो वकील हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश पराशर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल पर हर दिन जो नए खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश पराशर जी, स्वागत है आपका। सौरभ चंद्राकर जी की अकूत संपत्ति का जिक्र हर दिन हो रहा है। जमानत की याचिका लगाई गई थी भोपाल की कोर्ट में लेकिन खारिज कर दी गई है। किस तरह की आप लोगों की तैयारी चल रही है, आगे आप किस बिना पर जमानत के लिए याचिका लगाने वाले हैं? देखिए, सौरभ शर्मा की जमानत याचिका लगाई थी अग्रिम जमानत का। ये हर व्यक्ति का अधिकार है, बेल नॉट जेल जो सिद्धांत। जब हमने लगाई तो सौरभ शर्मा के सारे दस्तावेज जो उन्होंने किए थे वो अदालत को बताए। इन्होंने ये कैफियत रिपोर्ट पेश की, उसमें कोर्ट में कुछ और बताया, प्रेस रिलीज में कुछ और बताया। सबसे पहला जांच एजेंसी कि सौरभ शर्मा क्या छापे के दिन लोक सेवक था। लोग सेवक के यहाँ ही ये छापा डाल सकते हैं, ये नियम है, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो नियम बना है धारा 12(13)(1) उसमें साफ लिखा है कि आप लोक सेवक के यहाँ छापा डालेंगे। क्योंकि लोक सेवक तो पहले ही वो नौकरी छोड़ चुका है, शासन से तनख्वाह लेता है वर्तमान में और न ही कोई पेंशन लेता है। तो इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया कि हम लोक सेवक का छापा डालने जा रहे हैं और छापा जो डाला गया तो गैर कानूनी था। तो लेकिन पराशर साहब, ये तो आपने लोकायुक्त की बात कह दी, ईडी ने भी छापेमारी की है, अकूत संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति मिली है, तो क्या ईडी भी गलत है? ईडी की न्यायिक प्रक्रिया गलत है। जो प्रक्रिया है ना, जुडिशियल प्रक्रिया होती है जी, उसमें सबसे पहले जहां जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के संबंधित न्यायाधीश से आपको सर्च वारंट लेना आवश्यक है। सर्च वारंट लेने के बाद जिस स्थान पर आप छापा मारने जा रहे हैं उस स्थान की लोकल पुलिस को भी सूचित करना पड़ेगा। इन दोनों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। कानूनी प्रक्रिया का यहाँ भी दुरुपयोग है और कानूनी प्रक्रिया का वहां भी दुरुपयोग। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि देश संविधान कानून से चलता है, संविधान के तहत देश चल रहा है। किसी की दादागिरी या उससे नहीं चल रहा। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, हम आज भी सहयोग करने को तैयार हैं। आपको मैं आज बताना चाहता हूं, उसकी मां ने उस दिन भी सहयोग किया था जिस दिन छापा डाला था। उसकी मां आज भी इनकम टैक्स ऑफिस में बैठी हुई है, हर प्रश्न का जवाब दे रही है। एक बीमार महिला, वृद्ध महिला अभी भी सपोर्ट कर रही है। जब सौरभ शर्मा अग्रिम जमानत के हकदार हो जाएंगे तो सौरभ शर्मा भी जांच एजेंसी के सामने आकर पूरा सहयोग करेंगे, कोई भागने वाला नहीं है। लेकिन अभी क्यों नहीं वो अपना पक्ष रख रहे हैं? अभी उनको पक्ष रखने में क्या दिक्कत है? वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके भेज दे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, किसी को फोन करके या चिट्ठी के जरिए या किसी और माध्यम से भी अपनी बात वो पहुंचा सकते थे। बच क्यों रहे, वो भाग क्यों रहे? भाग नहीं रहे हैं। कौन कह रहा है भाग रहे हैं? अभी उसकी पता ही नहीं है इसका कहां है वो। उसकी मां कह रही है इसकी जान को खतरा है। अब मां को क्या शंका हो रही है ये तो मां बताएगी। उसके परिजन कह रहे हैं
कि गिरफ्तारी के पूर्व हमको उसकी जान का खतरा है, हम इसलिए न्यायालय की शरण पे आए हैं और न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। इसलिए अग्रिम जमानत ला रहे हैं। और एक प्रक्रिया है न्याय की कि अगर लोअर कोर्ट से खारिज होती है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से खारिज होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। इन सब प्रक्रियाओं का प्रावधान कानून में है, इसका पालन, इसका हम काम कर रहे हैं इसके लिए, इसलिए याचिका लगाई थी। अब कल फिर लगा देंगे, जब भी मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में तक जाएंगे हम, लेकिन हम भाग नहीं रहे, ये कहना गलत है। डर किससे है जी? डर किससे है? डर तो आप जानते हैं, शंका ही पर्याप्त होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जहां बड़ा वो स्कैंडल बरसाते हैं ये, उसमें जान का खतरा हो जाता है। इसलिए हमने न्यायालय को भी बताया कि हमको सुरक्षा दीजिए, हम सहयोग करेंगे भाई, हमको भाग कर रहे हैं। लेकिन खुद का है जी, मेरे बेटे की जान का खतरा है। लेकिन बात इसी बात को लेकर तो उठ रही है पराशर जी, जिस तरह से यह कुछ संपत्ति एकत्रित हुई है, क्या ये कोई आरक्षक महज 12 साल की नौकरी में साधारण सी तनख्वाह पर कर सकता है क्या? तो ये जो आप जिस जमानत की बात कर रहे हैं उसका आधार आप क्या देंगे? क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जब जारी होता है, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रही है एजेंसी। लेकिन जहां कुछ संपत्ति का सवाल है, किसी का बेटा इतना होनहार है कि वो कम समय में ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकता है, धंधे बिजनेस कर सकता है, इनकम टैक्स दे सकता है, तो ये कुछ संपत्ति तो हम कोर्ट को बताएंगे ना कहां से आई है। अभी कैसे बता दें? अभी तो आप ये सर्च कर रहे हैं, पूरी इकट्ठी कर रहे हैं हमारी संपत्ति को। कई व्यापारी ऐसे हैं जो पैसा कंगना बेचते थे, आज अरबपति है। ये तो उनकी काबिलियत है, उनका बेटा अगर काबिल है तो कमा रहा है वो। उसके पिताजी डॉक्टर थे, अच्छे परिवार संबंधित है, नौकरी से 6 साल की, उसने पैसे से पैसा कमाया, उसमें क्या बात है? कुछ संपत्ति तब मानी जाती अगर वो नौकरी में होता। अभी उसने कितने बिजनेस किए बताएगा वो, और माननीय न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। हम माननीय न्यायालय को ही बताएंगे कि हमारे पास संपत्ति कहां से, हमको न्याय वहीं से मिलेगा। इन पर हमको कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं साहब। दुरुपयोग कौन कर रहा है? जांच एजेंसी। लेकिन ये जो जांच एजेंसी है ये तो स्वायत्त है, तो ऐसे में आप किसको निशाने पर लेना चाहते हैं? नाम क्यों छुपा रहे हैं? नाम हम किसी का नहीं ले रहे, नाम कहां ले रहे हैं? वही तो कह रहा हूं कि आप नाम लीजिए तो कम से कम स्पष्ट हो कि किससे डर है, किससे आपको लगता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। नहीं, नाम हम क्यों लें? हमको शंका है, शंका का हमने समाधान ढूंढा है। न्यायालय हमको सुरक्षा देगा, हम तैयार है जांच कराने के लिए। चेतन गौर एक नाम है, साथ में उनके दोस्त बताए जाते हैं जिनकी गाड़ी से 52 किलो सोना मिला है, लगभग 11 करोड़ का कैश मिला है। अब ये दोस्त का कोई एग्रीमेंट तो होगा नहीं कि दोस्त है, दोस्त तो सभी एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं है। क्या वो गाड़ी, मैं आपसे यही एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ये गाड़ी सौरभ शर्मा के नाम थी? क्या इस गाड़ी में गौर ने ये जानकारी दी है कि उसने ही ये गाड़ी दी है, पैसा भी उसी का है? ये अभी हवा में बातें हो रही हैं, वो कह नहीं रहा सौरभ। अभी चेतन गौर भी तो अपना बयान देंगे ना, चेतन गौर बताएंगे, फिर वो सौरभ उसका खंडन करेगा। लेकिन ये सब प्रक्रिया तब होगी जब सौरभ फ्री हो जाएगा कि उसके लिए अब जान का कोई खतरा नहीं है, अब वो अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराए, क्या हाजिर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, न्यायालय में इन्होंने जो कैफियत रिपोर्ट पेश की और लोक आयुक्त ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उस संपत्ति के में भारी अंतर है। करोड़ों की संपत्ति लाखों में बता दी, इसका जिम्मेदार कौन है? 8 करोड़ की संपत्ति 50 लाख बता दी जी। इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ शर्मा नहीं है, इसके लिए जांच एजेंसी जिम्मेदार। लिपि की त्रुटि बता दी, लिपि की त्रुटि बताने पर 0 कम हो सकती है, लेकिन 5 का 3, 3 का 4, 8 का 5 ये तो नहीं हो सकता ना साहब, जब अदालत को बता चुके हैं। और दोनों ही कागज इनके पास हैं, अदालत में
इन्होंने जो दिया स्टेटमेंट उसकी सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। अब जो पलटेंगे नहीं, क्योंकि एक बार कह चुके उसी पर रहेंगे। बहुत सारे जो अधिकारी हैं लोकायुक्त के, उनका भी ट्रांसफर हुआ है, नए नए लोगों की नियुक्ति हुई है। तो आप जो ये जमानत के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, क्या उसमें इस बात का भी कोई जिक्र हो रहा है कि जो लोकायुक्त की टीम आई थी, जो वो कार्रवाई कर रही थी, वो उचित नहीं थी, उसमें गड़बड़ियां हुई है? क्या इसकी भी कोई शिकायत की है आपने? जो उनका विभागीय मामला है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। संबंध तो बिल्कुल बनता है पराशर साहब। जैसे आप बता रहे हैं 7-8 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन जब दर्ज की गई तो 50 लाख दर्ज की गई, तो अंतर तो बहुत बड़ा है। इसकी जिम्मेदारी कौन की है? लोकायुक्त की है ना। लोकायुक्त अपने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है? जो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना माननीय न्यायालय की, हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो न्यायालय को वो बात बता रहे हैं जो ये कह रहे हैं, और हम अपनी बात बता रहे हैं न्यायालय को। न्यायालय हमारे को जो आदेश देगा हम पालन करेंगे। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं, हमको पूर्ण भरोसा भारतीय न्यायालय पे है कि न्यायालय हमारे बार बार आप कह रहे पराशर साहब की भरोसा है, भरोसा है। कोर्ट तो डिजिटल साक्ष्य को भी मान्यता देता है आज की तारीख में, तो क्यों नहीं एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता दिया जाता है सौरभ शर्मा जी की तरफ से कि भाई मेरे साथ ये चीजें हो रही है और मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए, तब मैं अपने आप को यहां पर सरेंडर करूंगा और तब जाकर मैं सारी बातों का खुलासा करूंगा। देखिए, डिजिटल इतना वो है कि साइबर वाले कहीं से कहीं पकड़ लाते हैं, बाहर पकड़ लेंगे उसको कहाँ पे है वो गायब कर देंगे। इसलिए वो क्यों करेगा ये डिजिटल, ये अपना वीडियो रिकॉर्ड करके क्यों पेश करेगा? मैं तो सिर्फ ये व्यवस्था जो मिली है कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, उसका जिक्र कर रहा हूं मैं। और चूंकि सच जानना सभी का अधिकार है, इसलिए मेरा ये सवाल था। सच जानने के सवाल इसलिए नहीं अभी आ रहा कि उस पर हो सकता है मोबाइल ही नहीं हो, तो कैसे वीडियो जारी कर देगा? तो आप ये बताना चाह रहे हैं बिना मोबाइल के गए हैं सौरभ शर्मा? कर लेंगे और पकड़ के गायब कर सकते हैं। ऐसा कईयों बार हुआ है, आपने भी देखा, आपका भी मुझसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं, न्यायालय करेगा हमारे साथ, न्यायालय हमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन पराशर साहब, जो घर परिवार के लोग हैं, जो आपसी लोग हैं, उनके नाम से भी ऐसी कई संपत्तियां मिली हैं जो बेहिसाब है और जिनको लेकर भी पूछताछ चल रही है, और उसको लेकर भी पूरा संशय 99% ये कहा जा रहा है कि ये संपत्तियां अभी सौरभ शर्मा के द्वारा ही दी गई है, क्योंकि वो जिनके नाम पर संपत्तियां, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो इतनी संपत्तियां अर्जित कर पाए। देखिए, प्रमाण का भार अभियोजन पर रहता है जी। संपत्ति किसकी किसकी है, ये इनको सिद्ध करना है। अभी कैसे कह रहे हैं हम? न्यायालय को बताएंगे ना कि ये संपत्ति फलाने व्यक्ति की है तो इसने कैसे कमाया, इसकी है तो इसने कैसे कमाया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। ये तो कभी कभी ऐसा होता है, पैसे से पैसा बढ़ता चला जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है व्यापार करने में, हर व्यक्ति स्वतंत्र है व्यापार करने। इतना मेरा आपसे, आपके माध्यम से अनुरोध है। जरा आप खुलकर ये भी बता देते कि कौन कौन वो लोग थे जिन पर आपको शक है, तो शायद ये बातें और स्पष्ट हो पाती, तो सुरक्षा भी शायद मिलने में आसानी हो जाती। नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो शंका ही पर्याप्त है। क्योंकि व्यापार व्यवसाय तो बहुत बताए जाते हैं, उनके प्रॉपर्टी का भी व्यवसाय है और कई अन्य व्यवसाय है, विदेशों में भी व्यवसाय है, दुबई का भी जिक्र होता है। व्यवसाय करना कोई अपराध नहीं है। नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन चीजें अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो मुझे लगता है इस केस में सुलझाने में इसको और अपने आप को सही साबित करने में ज्यादा आसानी होगी। जी साहब, अगर जानकारी खुलकर सामने आएगी तो केस आपका ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ताकि कोर्ट या न्यायालय की तरफ से आपको जो सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं, तो शायद उसमें भी आपको फायदा हो जाए। अभी हम कैसे कह रहे हैं? हम तो केवल सुरक्षा मांग रहे हैं। हम सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बाध्य भी है। न्यायालय हमको सुरक्षा दे, न्यायालय कस्टडी में जाएंगे, तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सुरक्षा के लिए जो आप कारण बता रहे हैं, उस कारण में कुछ तो एक मजबूती होनी चाहिए, तब जाकर तो। क्योंकि एक तरफ जहां पर चेतन गौर है जो ये कहते हैं कि सब कुछ किया धरा सौरभ शर्मा का है, मैं तो सिर्फ उसका साथ दे रहा था, मेरे नाम से किया गया है, बाकी असली गुनहगार तो सौरभ शर्मा है, तो ये भी तो देखा जाएगा कोर्ट में। किसी के कहने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता जब तक प्रमाणित ना कर दे वो। मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूं, किसी का नाम कोई ले दे और प्रमाण है नहीं तो उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो आगे का रास्ता क्या देखते हैं आप? आगे आज कॉपी मिली है, आगे क्या न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में अभी अपन दरखास्त देंगे, आवेदन देंगे, मांग करेंगे। अग्रिम जमानत के तो प्रावधान है ना,
सीआरपीसी में प्रावधान है अग्रिम जमात का। लेकिन कार्रवाई भोपाल कोर्ट का क्या बेस नहीं बनेगा इसमें? जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो स्थानीय तौर पर जो कोर्ट ने जो निरस्त किया है याचिका को, क्या उसका बेस नहीं बनेगा जब कोर्ट आपकी दलील सुनेगी? टिप्पणी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के व्यू क्या होते हैं, लोअर कोर्ट के व्यू क्या होते हैं, ये इस पर टिप्पणी नहीं करना, क्योंकि मामला सब जुडिस होता है तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए सार्वजनिक। नहीं, सब जुडिशियल है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कोर्ट का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे इसका कानूनी पहलू, तकनीकी पहलू समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने भोपाल की कोर्ट में जब ये अर्जी लगाई थी तो खारिज हो गई, तो क्या अब भोपाल कोर्ट का जो न्याय था, जो उनका जो वर्डिक्ट था जो अर्जी खारिज करने का, उसको क्या आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं देगा या वो अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाएगा? देखिए, आपने देखा होगा नीचे कोर्ट से आजीवन किसी को कारावास होता है, वो उसको अपील का अधिकार हमेशा बना रहता है। हमने ये भी देखा है कि हाईकोर्ट उसको बरी भी कर देता है, कभी कभी हाईकोर्ट उसको कंफर्म भी कर देता है। तो हाईकोर्ट का लुक है क्या, लुक वो देखता है कि इसमें क्या तथ्य है क्या नहीं है, तो अपन इस पर टीका टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल और कि हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि हत्या की आशंका है। अब जीतू पटवारी देखो, वो से हमसे कोई संबंध नहीं, हम तो कानूनी पहलू बात कर रहे हैं, राजनीति से हमारा इसका कोई संबंध नहीं। राजनीति अपनी कर रही है, वो लोग कर रहे हैं, हम तो अपने कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो सपोर्ट तो आपको मिल रहा है उनकी तरफ से भी? किनका? वो तो कह रहे हैं कि हत्या हो सकती है और आप भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो आपके लिए फायदे की बात हो गई। हम तो उनके परिजनों के हिसाब से कह रहे हैं, वो किस हिसाब से कह रहे हैं तो आप उनसे ही पूछें, हम उनसे थोड़ी पूछने जा रहे हैं ना। वो हमसे कह रहे हैं, राजनेता जो भी कर रहे हैं हम देख भी नहीं रहे, हमको तो उनके परिजनों ने जो कहा वो हमने न्यायालय को बता दिए। नहीं, लेकिन वो राजनीति से विपक्ष के बड़े नेता है, प्रदेश के बड़े नेता है, अगर वो बोल रहे हैं इसका मतलब तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए तो हिम्मत की बात हो गई है, आपके लिए एक सपोर्ट मिल गया उनका ना। हमारे व्यू का वो कर रहे हैं समर्थन, तो कहीं ना कहीं बात होगी। जी पराशर जी, क्या लगता है आपको, किससे डर है उनको? आसपास जो उनके साथी है उनसे, या अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है 12-15 साल का, जो ये संपत्ति अर्जित की है, उस दौरान किसी के ऊपर उनको ऐसा शक था? और ये जो डर जो सता रहा है, ये अभी क्यों सता रहा है जब ये सब कार्रवाई हो रही है? पहले क्या ये डर नहीं था, या पहले डर था इसलिए वो मुंबई चले गए थे? ये तो सुना है कि वो दुबई चले गए, लुकआउट सर्च वारंट जारी हो गया। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है, पता ही नहीं है। उनकी माताजी को भी नहीं मालूम, आज भी माताजी सपोर्ट कर रही है उनका। अभी 3 बजे से उनके बयान शुरू हुए हैं इनकम टैक्स ऑफिस में, मैं बिठा के आया हूँ। मैंने कानून की पूरी मदद करी है, आप उनके बयान चल रहे हैं, आप पता लगा लीजिए। इनकम टैक्स ऑफिस में बैठी हैं, बीमार हैं, दवा खा के बयान दे रही हैं, कहीं भागने वाली नहीं है वो, ना परिवार भाग रहा है। हिसाब पूरा बताया जाएगा, लेकिन उसका समय तो दें हमको, अभी समय नहीं दे रहे हमको। कोई बड़ा व्यापारी हो गया, जो कोई अपराध थोड़ी है, इतनी कमाई क्यों कर ली, उसने टैक्स दिया होगा, वो बताएगा। कुछ लोग भी सामने आए हैं पराशर जी, जो कह रहे हैं कि हमने पहले शिकायत की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से भी ये शिकायतें पहले की गई थी, बताया जा रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे, कुछ लोगों के नाम भी पब्लिश हुए। रिकॉर्ड में नहीं है अभी कोर्ट की, जब समाचार पत्रों में, चैनल के माध्यम से सुनने में आता है, लेकिन वो जांच एजेंसी क्या कर रही है, किसको दबा रही है, किसको बचा रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। चलिए, आखिरी कमेंट आपसे मैं समझना चाहता हूं, कब तक के ये माने कि वो सरेंडर करेंगे, या आपको कब तक के लगता है कि कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ हो पाएगा? देर होने से किस तरह से इस केस पर असर पड़ रहा है? नहीं, इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना गारंटी है कब होगा। लेकिन हम न्यायालय की प्रक्रिया का पूरा जब तक पालन नहीं कर लेते और न्याय के अंदर जाकर के आदेश नहीं ले लेते, तब तक अभी हम कुछ नहीं कर सकते। न्यायालय क्या आदेश देगा उसका सम्मान करेंगे ना हम। प्रक्रिया का पालन तो करना है तो हमको भी, ये तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमको अपनी न्यायालयिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है, उसका हम पालन कर रहे हैं। जो रेमेडी है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। हम सीधे हाईकोर्ट क्यों नहीं चले गए? मान लो उच्च न्यायालय में चले जाते तो वो कहते वाई डिड यू कम हियर, पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए। तो हमने चैनल वाइज काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे इस बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस केस में आप आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में हम भी अब जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को लेकर
कहां पर जो चीजें वो फंसी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला है, बेहद गंभीर ये मामला है कि एक आरक्षक के पद पर रहते हुए सौरभ शर्मा जो ये शख्स है, उसके घर से करोड़ों की संपत्ति मिलती है, उसकी गाड़ी से करोड़ों की संपत्ति मिलती है। इस पर अपडेट आगे हम पहुंचाएंगे।